स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 कोर पत्र 2, इसके तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के दूसरे कवि। यानी जैसा हमने कल कहा था कि निर्गुण शाखा के भक्ति काल में दो धाराएं चली, एक सगुण और दूसरा निर्गुण, और दोनों में दो दो काव्य धाराएं चली। निर्गुण काव्य धारा में दो काव्य धाराएं चली, एक ज्ञानमार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। और इधर सगुण भक्ति धारा में भी दो काव्य धारा चली, एक कृष्ण मार्गी और एक राम मार्गी। तो कल हम लोगों ने निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। प्रेम और पीर यानी दर्द, प्रेम और दर्द के अमर गायक हम कह लें उसको, और सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था 1492 ईस्वी में। 1492 उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ये जब बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जायसी का लालन पालन उनके ननिहाल में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर उनकी संपन्न हुई। कितना शिक्षा ग्रहण किए इसका जिक्र तो नहीं मिलता बहुत, और जो मिलता भी है उस पर एकमत नहीं है लोग, लेकिन जब इन्होंने ग्रंथ लिखे तो जाहिर सी बात है शिक्षित तो थे ही, लिखने पढ़ने का ज्ञान था। जायसी देखने में उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत आकर्षक नहीं था, बहुत भद्दे दिखते थे। आजकल के शब्दों में कहें अगर हम स्मार्ट दिखने वाला, तो स्मार्ट दिखने वाले नहीं थे जायसी, बहुत भद्दे दिखते थे। लेकिन अंदर से ये उनका बाह्य व्यक्तित्व जरूर था कि भद्दे दिखते थे, लेकिन अंदर से बहुत उदार और सूफी संत थे, जिसके कारण संवेदनशीलता थी उनके अंदर, हृदय के अंदर। उन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा है कि सैयद अशरफ जहांगीर और मेहदी शेख बुरहान, ये दो गुरुओं का उन्होंने चर्चा किया है कि इन दोनों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। जायसी की रचनाएं, अगर हम रचनाओं की बात करें उनकी जायसी की, तो कुल 12 रचनाएं ऐसे सामने आती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से अभी तक प्राप्त हुआ है वह 7 रचनाएं ही अभी तक प्राप्त हो पाई हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ब्रह्मासा, मसलानामा और कन्हावत, यह 7 ग्रंथ अभी तक उनके मिले हैं। लोग 12 कहते हैं लेकिन 7 अभी तक मिले हैं। जायसी जिस काव्य को लेकर के काफी चर्चित हुए वह काव्य था उनका पद्मावत, जिसमें राजस्थान के राजा चित्रसेन और रानी पद्मावती की कहानी का वर्णन है। उसी में चित्रसेन की पहली पत्नी नागमती का भी है। तो यह काव्य काफी चर्चित और विश्व प्रसिद्ध काव्य जायसी का रहा। इस काव्य के परिचय से ही जायसी पूरी दुनिया में साहित्य प्रेमियों के बीच जाने जाते रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें हम, तो उसमें प्रेमाख्यान परंपरा दिखलाई देती है। यानी इनके जितने भी काव्य हैं उसमें किसी न किसी राजा के
प्रेम का वर्णन है। और प्रेम के माध्यम से वह, जैसा हमने पहले कहा था, बताया होगा आप लोगों को पढ़ाते समय, कि लौकिक प्रेम से परलौकिक प्रेम तक का सफर निर्गुण काव्यधारियों में प्रेम आश्रय जो काव्य शाखा के कवि थे, सूफी काव्यधारा उनको हम लोग कह सकते हैं, तो उस समय के लोगों के अंदर ये थी, लौकिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति। तो इनके ग्रंथों में लौकिक प्रेम दिखलाई देता है। उनके अगर हम काव्य की बात करें तो भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि में से लिया गया है, यानी उनके जितने भी काव्य के नायक हैं, नायिकाएं हैं, वह भारतीय जो इतिहास कह लें उसको हम लोग, या भारत के जो राजा महाराजा रहे हैं उनके संबंधों को लेकर के उनके ऊपर उन्होंने काव्य रचे हैं। अन्य सूफियों के तरह इनकी रचना कोरी कल्पना नहीं रही, बल्कि कुछ न कुछ सच्चाई उसमें थी। बाकी जो कवि और लेखक कल्पनाओं का सहारा लेते ही हैं, और इन्होंने भी लिया है, लेकिन कहानी का मूल्य, अगर हम कहें कि कथा का मूल तत्व जो था वह हकीकत ही है इनके अधिकांशतः काव्यों का। भाषा की अगर बात करें हम, तो इनकी भाषा अवधि है, लेकिन बोलचाल की अवधि जो है वह काव्य शैली के लिए केवल बोलचाल की अवधि पर इन्होंने उसको नहीं देखा है, बल्कि काव्य में अगर हम देखें तो इनकी भाषा प्रौढ़ और गंभीर नजर आती है। लोक भाषा के मिले घुले जो शब्द हैं, उन शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग अपने काव्यों में किया है। अगर हम इनके शैली की बात करें, काव्यों की जो लिखने की शैली, तो इसमें मुख्यतः दोहा चौपाई शैली दिखलाई देता है। कड़वक छंद जिसको हम लोग कह सकते हैं, इन्होंने उसी छंद को अपनाया, कड़वक छंद को, जिसमें दोहा चौपाई। इन्होंने सुंदर अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया अपने काव्यों में, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग अपने काव्यों में जायसी ने किया है। पद्मावत इनकी जो विश्व प्रसिद्ध रचना, जैसे मैंने कही, बताया आप सबको कि पद्मावत विश्व प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो पद्मावत में इन्होंने प्रेम के दोनों पक्षों का वर्णन किया है। प्रेम के दो पक्ष हैं, एक संजोग और दूसरा वियोग। तो वियोग में और संयोग में दोनों पक्षों का इन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत साफगोई तरीके से इन्होंने वर्णन किया है उसका। पद्मावत में तो नागमती विरह खंड ही एक अलग खंड है। जब राजा चित्रसेन चला जाता है पद्मावती के खोज में सिंघल द्वीप, तो यहां रानी नागमती जो है वह विरह अवस्था में रहती है राजा के वियोग में, और उस विरह अवस्था में उनकी कैसी स्थिति होती है, उसी में उन्होंने ब्रह्माशा का भी प्रयोग किया है। उन 12 महीनों में कैसी कैसी दशा नागमती की हो रही है विरह की अवस्था में, इसका काफी विस्तृत वर्णन है पद्मावत के नागमती वियोग खंड में। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जायसी के काव्यों में प्रेम के वो सारे तत्व मौजूद हैं जो लौकिक प्रेम करने वालों के लिए भी कल्पनीय होता है। अगर हम इनके काव्यों में देखें तो प्राकृतिक वर्णन दिखलाई देता है। प्राकृतिक वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है प्रेम के बारे में
कि 3 लोक 14 खंड सबय धरे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी रहे लोन क्यों जो देखा मन बूझी। यानी इस तीनों लोक 14 भुवन में प्रेम को छोड़कर कोई अमृतत्व की वस्तु नहीं है, स्थायी वस्तु नहीं है, प्रेम ही स्थायी है। अगर हम प्राकृतिक चित्रण देखें इनका तो उसमें हम कह सकते हैं, इन्होंने लिखा है प्राकृतिक चित्रण करते हुए, बहुते ज्योति ज्योति ओही भई, रवि शशि नरवत दीप ही ओही ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। यानी प्रकृति के सूर्य से, चंद्रमा से, तालाबों से, नदियों से, पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से, इन तमाम प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे इन्होंने उनका समावेश अपने काव्यों में किया है। सुगा को तो इन्होंने पद्मावत में गुरु ही बना दिया है, गुरु सुगा जो पंथ दिखावा। यानी सुगा जो है, तोता जिसको हम लोग बोलते हैं, वह गुरु के रूप में उसको स्थापित किया है इन्होंने। यानी प्राकृतिक के चीजों को इन्होंने उपमाओं के रूप में लिया है और प्राकृतिक वर्णन करते समय इस बात को उन्होंने विशेष स्थान दिया है प्राकृतिक चित्रण का अपने काव्यों में। इसके साथ ही हम देखें तो प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप भी दिखलाई देते हैं इनके काव्यों में। लिखा है जायसी ने पद्मावत में ही, 10 महंग एक आई कोई, कर्म धर्म सतनेम, बोहित पार होई जेव तो कुशल औखेम। यह प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप दिखलाई देता है उनके काव्यों में। उनके काव्यों में रूपक तत्व भी दिखलाई देते हैं हमें। सुंदर अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। रूपक अलंकार के एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लिखा था, खड़ग बीजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। यह उन्होंने वर्णन किया है पद्मावत में। उपमा का भी एक सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने लिखा, भौर केस वह मालती रानी, बिरहर लुरे लही अर्घानी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुशलता से पूर्वक उन्होंने अलंकारों का भी समावेश किया है। भाषा में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अवधी भाषा है, लेकिन उसमें अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो और हृदय ग्राह्य बनाता है इस भाषा को। इसके साथ ही प्राकृतिक के अवलंबन रूप भी दिखलाई देता है हमें इनके काव्यों में। रहस्यात्मक रूप भी दिखलाई देता है, उपदेशात्मक रूप दिखलाई देता है, प्रतीकात्मक रूप दिखलाई देता है, मानवीकरण के रूप दिखलाई देते हैं हमें। प्रकृति से मानवीकरण जो उन्होंने किया है, जैसे हमने कहा था कि सुगा को उन्होंने गुरु के रूप में स्थान दिया है। तो इस तरह से उनके काव्यों में हम देखते हैं कि तमाम वो चीजें जो एक काव्य के लिए उपयुक्त है, वह सारी चीजें इन्होंने उसमें अंकित किया है पद्मावत में। बड़ा खंड है, महाकाव्य है पद्मावत। संदेश वाहक के रूप में भी दिखलाई देते हैं ये। और उन्होंने लिखा था, ले सो संदेश विहंगत चला, उठी आगी सगरो सिंहला। दूसरी बात, काग से संदेश नागमती भेज रही है अपने प्रियतम के पास। ये संदेशात्मक रूप भी दिखलाई देता है इनके काव्यों में। तो इनके काव्य जो है वह बेहद और खूबसूरत बन पड़े हैं इन तमाम प्रयोगों से। अगर हम देखते हैं तो संवेदनात्मक रूप भी दिखलाई देता है इनके काव्यों में। लिखते हैं जायसी, तू फिरी फिरी दाहे सब पाखी, के ही दुख रैन न लावसी आखी।
पद्मावत में हमें लोक तत्व भी दिखलाई देते हैं। भारतीय जनजीवन में जो लोक कथाएं, लोक गाथाएं प्रचलित हैं, लोकगीत प्रचलित हैं, उनका भी समावेश हुआ है इनके काव्यों में। अगर हम देखें तो जायसी सौंदर्य के भी उपासक हैं। सौंदर्य दृष्टि भी इनकी काफी विस्तृत रही है। जिस तरह से प्राकृतिक दृष्टि विस्तृत है, उस तरह से सौंदर्य दृष्टि भी काफी विस्तृत है, इनके काव्यों में दिखलाई देता है। एक उदाहरण देखिए हम लोग, एक पंक्ति पद्मावत से कि प्रथम शीश कस्तूरी केसा बलि बसुक्ति का और नरेशा भंवर केस बह मालती रानी बिसहर लुरही लेही अरघानी। यह सौंदर्य, पद्मावती के सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने लिखा था इस बात को। पद्मावती के सौंदर्य के जब गुरु सुगा जो पद्मावती के खूबसूरती का वर्णन करता है तो ऐसा लिखते हैं पद्मावत में जायसी कि रत्नसेन केवल पद्मावती के खूबसूरती का वर्णन सुन करके मूर्छित हो जाता है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है इसमें, काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है। तो काव्य के खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह से स्त्रियां अपने को सजाने के लिए अलंकरणों का यानी गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह से कवि शब्दों को सजाने के लिए, शब्दों की खूबसूरती के लिए अलंकारों ka प्रयोग करते हैं और वह अलंकार उन शब्दों की सुंदरता बढ़ा देती है। इनके काव्य में हम देखते हैं तो जनजीवन से जुड़े अनेक देवी देवताओं के भी उल्लेख है। ब्रह्मा, विष्णु, गरुड़, इंद्र, सप्तऋषि, यमराज, कुबेर, लक्ष्मी, कामदेव, शिव, गणेश, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, हनुमान, शेषनाग, कामदेव, सरस्वती इत्यादि तमाम देवी देवताओं का उल्लेख इन्होंने किया है। तो इस तरह से लोक तत्व और भारतीय संस्कृति जो है और भारतीय लोक तत्व जो है, ये दोनों से जुड़े हुए कवि हैं जायसी, और उनकी रचनाओं में ये चीजें दिखलाई देती है। सूफी काव्य धारा भारतीय जो चिंतन धारा है, भारतीयता के बहुत करीब की काव्य धारा रही है। इसीलिए एक साजिश के तहत सूफी काव्य धारा का विकास लोगों ने नहीं होने दिया कट्टरपंथियों ने। सूफी जो लोग थे वह, उनका काव्य का विषय वस्तु जो होता था वह हमारे हिंदू के राजा महाराजाओं का, देवताओं का कहानी जो था वही उनका विषय वस्तु था काव्यों का। उनके गाने के विषय वस्तु वही थे। सूफी गायकों के विषय वस्तु आप देख ले वही गाएंगे। ठीक है, उनके शब्द में आज का अगर देखेंगे तो उर्दू का, फारसी का समावेश ज्यादा होता है, लेकिन कहानियां जो रहेंगी, कथा जो रहेगा गायन का, काव्य में जो कथाएं मिलेंगी आपको वह वही पौराणिक कथाएं मिलेंगी, हमारी सांस्कृतिक कथाएं मिलेंगी। तो इससे नाते जायसी का काव्य जो था पद्मावत, वह काफी सराहनीय काव्य रहा। पद्मावत में अगर हम पद्मावती के जो जब उन्होंने खूबसूरती का वर्णन करते हैं तो उसमें नारी सौंदर्य का अन्यतम स्वरूप दिखलाई देता है। अगर सौंदर्य की एक रूपता देखनी है, समस्त नारी सौंदर्य की एक रूपता अगर देखनी है तो तमाम उपमाओं और अलंकारों से अलंकृत करके पद्मावती के खूबसूरती के वर्णन करते समय उन्होंने तमाम चीजों को तोड़ दिया है। कहते हैं कि पद्मावती का जो खूबसूरती का इन्होंने वर्णन किया था वह वर्णन आज तक उस तरह का वर्णन किसी स्त्री के लिए किसी कवि ने नहीं किया। यानी जितने भी उपमा हो सकते हैं, जितने भी अलंकार के शब्द हो सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, वो तमाम तरह के शब्दों का उन्होंने वर्णन किया था। यह अद्वितीय कमाल था जायसी का। हम ऐसे जायसी का निधन 1542 ईस्वी में हो जाता है और वह इससे
दुनिया को छोड़कर अलविदा हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस तरह अगर हम जायसी के व्यक्तित्व, उनके काव्यों पर, कृतित्व पर और जीवन पर के बारे में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सौंदर्य का मोहक आकर्षक चित्र जायसी के काव्य में बहुतायत रूप से दिखलाई देता है। जायसी के सौंदर्य चित्रण और प्रतिभा, कल्पना और बहुज्ञता इत्यादि के साथ समावेश किया हुआ है। जायसी न केवल हिंदी काव्य धारा में केवल हिंदी पाठकों के लिए, बल्कि हिंदी से जिसे प्रेम नहीं है ऐसे प्रेमियों के लिए भी उनके काव्य, उनकी रचनाएं काफी चर्चित रही है। आज हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया। फिर एक एक खंड पर हम लोग आगे के क्लासों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।